आज फिर मेरी ननद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते-सोचते पूरा 1 घंटा गुज़र गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुँह फेर लिया। और ये पहली या दूसरी बार की बात तो ना थी। मुझे इस घर में भी आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बेऔलाद थी। और मेरी ननद अजीब औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह अमेरिका में रहता था और ननद हमारे घर हमारे साथ रहती थी। मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी कि ये सब कैसे बेशर्म लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते थे। कोई सोचता ही नहीं था कि ये हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थीं, जैसे उनके लिए ये बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए ये हकीकत भूल जाती थीं कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब रहता था। ऊपर से अपनी ननद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। ये सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में बस मेरे जेठ का कुछ वक्त पहले डेथ हो चुका था और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल बेऔलाद रही थीं। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थीं। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी ननद शुरू से ही इतनी हसीन लड़की थी। कम उम्र में ही हमारी ननद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। शुरू के 2 साल तो हमारी ननद हमारे साथ ही रही और मोहब्बत से रखा था, मगर फिर अचानक एक रोज वह इसे यहाँ छोड़कर नहीं आया था। सुनने में आया था कि वह अमेरिका चला गया है। और परेशानी की बात तो ये थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी ननद की यही हालत रही थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। ना जाने उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे। अब तक 2 बेटे पैदा कर चुकी है और अब एक बार फिर से प्रेग्नेंट है, जबकि मैं भी पेट से नहीं हुई थी। और अब तो बेवा होने का गम भी उसके पल्लू से बंध गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वह चुप चुप रहती थी। और जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामले से किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि हमारी ननद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिसे ऊपर वाले ने औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने मुझे ये भी बताया था कि शुरू में इस तरह, जब हमारी ननद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कह देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इस सब से बहुत ज्यादा परेशान। कुछ पता ही नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी ये प्रेग्नेंट कैसे होती है, या फिर बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी ननद भी ज्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामले में दखलंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वह भी कुछ दिनों से इस अजीब बात की वजह से हमारी ननद की खोज में रही। वो बता रही थी कि हमारी ननद को इस घर में आ जाने के बाद से न हमारे घर बाहर से कोई आता था और न ही हमारी ननद ज्यादा बाहर जाती थी। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने का सोच रही थी। और मैं आज शाम को ही यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं और वह आए तो बस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुंचे
तो मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर मैं बात को ननद की तरफ ले गई थी। मैंने कहा, खैर आपकी फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद वह मेरी बात से चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर वह हाँ में सिर हिला गए और बोले, भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। ये सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। ये कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं रहता। वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकालकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद मैंने उनके चेहरे को वैसा का वैसा ही पाया तो दिल ही दिल में इन सबकी बेशर्मी पर हैरान होती और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे इस राज को जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं नहीं मानने वाली थी। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही न चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकालकर खुद को ताजा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ अपनी ननद के बारे में सोच रही थी और कपड़े धोते धोते ये भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी ननद की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन पति के ड्यूटी पर जाने के बाद मैंने अपनी ननद पर पूरी तरह नजर रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं इस घर पर नजर यूं रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी ननद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी ननद चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो ननद के सहारे छोड़ देते थे, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी ननद को ही कहते थे। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह नहीं की थी और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसे ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे। मगर उन सब बातों का अंदाजा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से ननद के राज खोजने में लग गई थी और फिर एक दिन मैंने अपनी ननद की एक अजीब हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया था। मैंने एक दिन देखा कि मेरी ननद किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपकर घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए जरूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर एक 5-6 दिन बाद मेरी ननद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी ननद किचन में आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने ननद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहां से अंदर झांका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी ननद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई। मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रहा था। मेरी ननद मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी। वह अचानक तेजी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वह जल्दी में भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी। वह इस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी, मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह से जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी ननद जल्दी में बाथरूम में जा घुसी। मैंने भी ये मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी ननद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं फिर पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहां से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी ननद फिर से काम करने लगी और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी ननद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा
तो मेरी जेठानी ने उससे कहा कि अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर गई। मैं ये सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा था और वहां से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी ननद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वह नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी ननद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर करती और खुद को सबकी नजरों से बचाकर ननद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहां कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी और ननद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वह मेरी ननद के कमरे में खुद देख लेगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था। मेरी ननद नहाकर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गईं और मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैंने वहां बाथरूम में झांका तो मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि वहां तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी ननद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी ननद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं ननद को उनके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया कि मेरी ननद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी, ये कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी नंद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांककर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था, और फिर आज मैंने छत पर भी फिटकरी का पानी देखा। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी तो है। मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अगले रोज सुबह के वक्त मैंने ननद से पूछ ही लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों पर जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी ननद चली गई और मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी ननद की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह पर मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी ननद किचन में काम करवाने आई, मैंने सास और ससुर को खाना तो जाकर दे दिया। मैं ननद के कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे वह तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी, और नीचे भी दो जोड़ी पड़े हुए थे। ये शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते तो उनमें ये जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी ननद के कमरे में क्या काम था और ये इस्त्री क्यों किया हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था, मैं ये समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर ये छोटी बात तो नहीं थी। मेरी ननद का पति से दूर रहकर भी 4 साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। ये कैसे लोग थे, यहाँ क्या हो रहा था। मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्च उठाएंगे, मगर वह मेरे अलावा किसी को भी नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था,
मैंने बहुत ध्यान से ननद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी ननद किसी रात अपने बेटों को साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे नाना नानी के पास सोते थे और मेरी ननद अकेले कमरे में सोती थी। अपनी ननद की निगरानी करते हुए एक रोज मैं सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा ननद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नजर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं, हम भी सलामत हैं और हमारे घर में सब सामान भी। ये बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो, मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी ननद की हालत पर मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वह उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोचे दिमाग से निकाल दो। वह काफी हद तक ठीक ही कह रही थी। ये हमारा मामला नहीं था और मैं जरूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से मैं एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कमरे में देखे थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं ये बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिला दिया। यही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूंगी। एक रोज जब मेरी ननद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात के दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी ननद के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी ननद की धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी ननद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नजर ना आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है, तो वह बोले कि दूसरे शहर। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाएं। मेरा दिल उदास है, मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को खत्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतजार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो आज भी मुझे वहां से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरे सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गईं और मेरी नंद ने दरवाजा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाजा धकेलकर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी नंद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं ये हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वह शख्स जो मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को ये हैरत हुई कि वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था और वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? ये सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी नंद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे से किसी आदमी की आवाज सुनी थी और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नजरों से अपने नंदोई को देखा जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था और मेरी नंद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया
कि हमारी नंद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। ये बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने ये सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि मेरे नंद के पति ने दोस्तों की लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस मेरे नंद के पति को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से वह डर गया था और लोगों में ये बात फैला दी गई कि वह अमेरिका चला गया है। इसीलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी नंद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसीलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया और वह यकीनन इन तमाम हालात में काफी मुश्किल का शिकार हो रही होंगी, इसीलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थीं। हम दोनों भाभियों का शक उसे भी परेशान करता रहा था। सच का पता चलने के बाद से मेरी नंद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को अब पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई, तो पुलिस से जान छूट गई और मेरी नंद अपने पति बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गईं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।